हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो ये जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले रखी है, मैंने जो कि कल शाम को 6 बजे ली थी। तो आप इस क्लास को भी जरूर देखिए, चैनल पे विजिट करके। क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आ चुकी है। अब मैं इन सभी पीवाईक्यूज क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप इन सभी क्लासेस को एक सिंगल जगह पे एक्सेस कर पाएं। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आकर के आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये मैं जल्दी ही आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बना करके आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगा। अब गाइस देखो, एग्जाम में अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप इस 3 मंथ बच्चे हुए 3 मंथ में अच्छे से पढ़ के एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट जेआरएफ हो सकता है इस बच्चे हुए टाइम पे। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर से आप देख सकते हो, 99.98, 99.98, 99.7 परसेंटाइल इतना स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स पढ़ के। तो आप भी इसमें से एक हो सकते हो, अपने अपकमिंग सेशन को इसी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नवरात्रि डबल धमाका ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हो। फ्लैट 20% डिस्काउंट प्लस सभी कोर्सेज में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ऐसे देखो, इस बच्चे में 3 मंथ में अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम टारगेटेड पढ़ेंगे, बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो गाइज आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। नव 20 कूपन कोड जैसे अप्लाई करेंगे, फीस आपकी ऑटोमेटिकली 20% से रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 0%। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर दिया था, बट फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे। तो वैसे देखो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, जब भी एक आर्टिकल जो कि उसका प्राइस बढ़ाया जाए और घटाया जाए तो उस केस में नेट चेंज पूछा जाता है कि कितना नेट चेंज हुआ है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। यही करना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो बड़ी वैल्यू कितनी, इंक्रीज बाय 25%, तो पहले 25 ले लेंगे हम। फिर डिक्रीज किया गया 20% से, तो 20 ले लेंगे हम, माइनस 25 इंटू 20 अपॉन में 100। तो यहाँ देखो, 0 से 0 कट गया, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 25 दूना 50 होता है, 50 अपॉन में 10 तो कट गया, आ गया 0। 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। तो 0% जो यहाँ पर आंसर है उसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम क्लास नंबर सेकंड जो चल रही है हमारी, इसको हम स्टार्टिंग से करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको दे रखे हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, प्लस कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती तो उसको भी शेयर कर देता हूँ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ टुडे इज मंडे वट विल इट बी आफ्टर 100 डेज। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आपके पीवाईक्यूज में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम में। इस तरह के जनरली क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे देखो, ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो वैसे यहाँ पे देखो, पहले बोल दिया है कि आज का जो दिन है वो मंडे का दिन है। तो क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें क्या करना है, जितने दिन बाद का पूछा गया है उसको हमें 7 से कर देना है डिवाइड। आज सोमवार है तो 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें क्या करना है, 7 से कर देना है डिवाइड। अब देखो, 7 से हम करेंगे डिवाइड, सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। 1 मिनट से भी कम टाइम लेगा एग्जाम में आपका ये। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 0, 7 चौके 28 होता है, 7 4 28, 2 बचा रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो 14 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर 14 वीक हो गए कंप्लीट, और 2 दिन एक्स्ट्रा, तब जाके 100वां दिन आएगा हमारा। तो जब 14 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, क्योंकि हर एक हफ्ते बाद मंडे आएगा। तो इस तरीके से जो 14 वीक जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब वो दिन कौन सा होगा, मंडे का दिन होगा। हमने ये देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच गया है, तो ये जो 2 बच गया है ना, इसमें हमें और ऐड कर, मतलब मंडे के बाद हमें 2 दिन और ऐड करने, तब हमें पता चल जाएगा कि आज का दिन कौन सा है। सो इफ टुडे इज मंडे, वट डे विल इट आफ्टर 100 डेज। 100 दिन के बाद कौन से दिन होगा, तो सिंपल सा 7 से करना है डिवाइड, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें ऐड करना है इस दिन में जो कि आज का दिन है।
तो बताओ गाइस, दो जब हम 2 दिन इसमें ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन बनेगा? मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूसडे होता है, और उसके बाद कौन सा आता है? वेडनेसडे आता है। तो हमने 2 दिन ऐड कर देने हैं, तो यहाँ पर दिन कौन सा हो गया? वेडनेसडे आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेडनेसडे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो दिन आपसे पूछा हुआ है उसको हमें याद रखना है, और 100 डेज बाद का पूछा हुआ है, सपोज करो 50 दिन बाद का पूछते तो क्या करते हैं हम? 7 से करते डिवाइड, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 7 49 होता है। एक दिन बचा, यहाँ पे रिमाइंडर एक बचा। अभी जो एक बचा है ना, इसको हमें ऐड कर देना है इसमें, यानी मंडे से हमें एक दिन और आगे जाना है। तो मंडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है? ट्यूसडे आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, जो कि यहाँ पे नहीं है, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता पूछता है कि 50 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो आई थिंक आप लोग इजीली कर लेंगे एग्जाम में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस क्लास में कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीटेड मोड में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं इन क्लासेस में करवा रहा हूँ, वो एग्जाम के पर्पज से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिसर्च स्टेप्स का, और कल मैंने आपको क्या करवाया था कि रिसर्च स्टेप्स का पहला स्टेप कौन सा होता है, और कल मैंने बताया भी था कि इस रिसर्च स्टेप से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि टॉपिक वही है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने कल मेरी क्लास देखी थी तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहला स्टेप होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया तो फिर बी ऑप्शन होगा। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहला स्टेप हो गया, यानी कि समस्या निर्धारण आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद डेटा कलेक्शन करते हैं या फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब परिकल्पना पहले लिखी जाती है फिर डेटा संग्रह पहले होता है। तो गाइस देखो, हाइपोथेसिस पहले बनाई जाती है, उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। सो क्या बोला जा रहा है कि एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एनालॉग को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, डिजिटाइजेशन। भाई किसी चीज को अगर आप डिजिटल में लेके आ रहे तो डिजिटाइजेशन कहलाएगा। तो मॉड्यूलेशन नहीं होता, डीमॉड्यूलेशन नहीं, एम्पलीफिकेशन नहीं, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब गाइस ये जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो कि पीसीएम इनकोडर के थ्रू डिजिटल सिग्नल डिजिटल डेटा में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी 3 चीजें होती हैं, एक प्रोसेस है ये सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, देन इनकोडिंग। और ये प्रोसेस होने के बाद वो जो डेटा आपका डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 10001 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डेटा आपके सामने विजिबल हो जाएगा किस तरीके से? डिजिटाइजेशन के फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइज ये आपका पीवाई के में पूछा हुआ क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के अंदर से। द टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या रेफर करता है? क्या ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, वर्टिकल है, मास कम्युनिकेशन है? आप लोग मुझे वीडियो खत्म होने पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितने में क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करें। इससे क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि मार्केट में, मतलब यहाँ इस इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा, पता चलेगा बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सभी लोग गंदा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी अभी अच्छी नहीं चल रही है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाएं वीडियो खत्म होने पे कि आपने कितना स्कोर किया, कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिप वन कम्युनिकेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल, वर्टिकल या फिर मास कम्युनिकेशन? आई थिंक सबको पता होगा यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहा जाता है ग्रिप वन कम्युनिकेशन। और ये ग्रिप वन कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ अब। सो ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बेस्ड ऑन सोशल रिलेशन। ये सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, गॉसिप हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्लस्टर हो सकती है। क्या मतलब है इसका? जो हम काना फूसी करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? काना फूसी। काना फूसी मतलब मैंने बी को कुछ बता दिया, बी ने सी को कुछ बता दिया, सी ने वही बात डी को बता दी, डी ने ई को बता दी, और बात पहुंच के मेरे तक आ गई। ये क्या है? ये ग्रेप वाइन है। जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। क्या बात करते हैं? प्रोफेसर ए बी से कहता है कि यार सेक्शन डी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। बी ई से कहता है कि हाँ भाई बात तो सही है, डी सेक्शन के बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इस तरह की जो बातें चल रही होती है प्रिंसिपल के बारे में या कॉलेज के बारे में, जो बातें चल रही होती है, ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, और इसी को हम ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल स्टैंड हो सकता है, जहां पर ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को।
ये आपका क्या है, सिंगल लाइन में चल रहा है। गॉसिप में क्या होता है कि कोई भी कुछ भी कहीं भी बोल रहा है और चीजें फैलती जा रही हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इसने शायद इसको बताया होगा, इसने शायद इसको बताया होगा, मतलब इसने शायद इसको बता दिया, मतलब हाँ वहां पे कंफर्म नहीं है, कोई भी किसी को कहीं भी बताया जा रहा है। और क्लस्टर में क्या होता है कि ग्रुप में बात हो रही है, जैसे इसने अपने ग्रुप में बता दिया, फिर इस लड़की ने, ये लड़की जो है इस ग्रुप का हिस्सा है तो इसने इस ग्रुप में बता दिया। यहाँ पर एक ग्रुप ग्रुप से बनता जा रहा है, क्लस्टर वाली चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस देखो इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, सारी की सारी पढ़ के जानी है आपको। कभी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नहीं तो कई बार उसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका पीवाई का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन के लिए नियामक संस्था कौन सी है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन की, तो ये आपका एनसीटीई है इंडिया में, है ना। टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटी है। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह बनाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी क्या है, यूजीसी आपकी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, देखती है ना, मॉनिटर करती है। तो सबके अलग अलग काम है अपने अपने। अब यहाँ पर टीचर एजुकेशन की बात की गई, तो ये इसके लिए कौन है, एनसीटीई है जो इसके लिए काम करती है ना। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म फटाफट से याद कर लो क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था, इसलिए देखो गाइस पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपका पीवाई का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया था कि ओजोन डिप्लेशन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है वो किसकी वजह से होता है। तो सबको पता है सीएफसी की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था एग्जाम में कि बताओ ओजोन जो है वो कौन से लेयर में है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट 2024 के मिड में, आई थिंक पूछा गया था, जून या शायद जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो अगर आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी है, जैसा कि मैंने बताया कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी तो देखो गाइस ये क्वेश्चन सिमिलर तो नहीं आया एग्जाम में, लेकिन इस यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया आपके एग्जाम में। क्या पूछा इस बार कि ओजोन जो है वो कौन से लेयर में होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। काम खत्म, लो भाई मिल गए 2 नंबर। इस बार ये नहीं पूछा कि ओजोन किस गैस की वजह से छेद हो रहा है ओजोन लेयर में, इस बार ये पूछ लिया कि ओजोन कौन से लेयर में होती है। तो तभी मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीजेस क्लोरीन एटम्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 87 देन फाइंड द मिडल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, 3 क्रमागत। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1, और तीसरी क्या हो जाएगी x+2। इन सभी का सम टोटल कितना है, 87 है। ठीक है, अब 1x 2x और 3x, यहाँ पे 3x हो गए, और ये 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू 87। तो 3x कितना हो जाएगा, 87 माइनस 3, क्योंकि इधर 3 जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 84 अपॉन में 3, 3 दूना 6 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 28। अब ये पहला नंबर आ गया 28, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 29, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 30। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द मिडिल नंबर, है ना, मिडिल नंबर ये वाला पूछा गया था 29, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, इतना इजी क्वेश्चन है। बस बात ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो बस देखते रहिए इन क्लासों को देखते रहोगे ना तो काफी अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा गाइज, आप लोग ना यार कमेंट नहीं करते हो भाई, कमेंट किया करो यार, आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट किया करो ये क्लास आपको कैसी लगती है, कमेंट किया करो अपना फीडबैक, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट किया करो। इससे एज ए टीचर हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, क्लासें क्रिएट करने में। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको क्लासें कैसी लगती हैं, आपको समझ में आता है भी नहीं आता जो मैं पढ़ाता हूँ। तो प्लीज जरूर कमेंट करें, सभी लोग अपना फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, all cats are animal, some animals are wild, therefore some cats are wild। ये आर्गुमेंट पूछा गया कि ये वैलिड है, इनवैलिड है, ट्रू है, फिर स्ट्रॉन्ग है, ये बताना है आपको। तो गाइस देखो ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑल कैट्स आर एनिमल,
जितनी भी कैट है ना, ये समझ लो कैट है, सारी की सारी कैट क्या है, एनिमल है। तो एनिमल का जो घेरा है बड़ा हो जाएगा, ये एनिमल हो गया भाई। सारी की सारी जो कैट है वो एनिमल है, तो सारी की सारी जो कैट है वो एनिमल वाले घेरे के अंदर आ जाएंगी। और बोला गया सम एनिमल्स आर वाइल्ड, ये जो एनिमल है सम एनिमल्स आर वाइल्ड, तो कुछ एनिमल जो है वो वाइल्ड है, ऐसा हो गया। देयरफॉर सम कैट्स आर वाइल्ड। अब ये बोला गया कि कुछ कैट जो है वो वाइल्ड हैं, तो क्या ऐसा है? क्या आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ऐसा होगा? भाई सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो सभी बिल्लियां जो कैट हैं वो हमने जानवर की घेरे के अंदर बना दी। कुछ जानवर जंगली हैं, तो कुछ जानवर जो एनिमल का घेरा है, ये जो एनिमल का घेरा है हमने इसको क्या किया, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला जो घेरा है ना, ये वाला, ये है किसका? जंगली का, जो वाइल्ड है। और ये जो घेरा है ये वाला बड़ा वाला, ये एनिमल का घेरा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो यहां पर मैं अब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि जो कैट वाला हिस्सा है वो वाइल्ड वाले हिस्से के साथ मैच कर रहा है, मतलब उसमें मर्ज कर रहा है थोड़ा भी। मैं हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा। तो उस केस में फिर जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होते हैं? जब श्योरिटी हो, श्योरिटी है कि भाई हो गई होगा। जैसे ऑल कैट्स आर एनिमल एंड सम एनिमल आर वाइल्ड। अब यहां पे अगर ये लिखा होता दैट सम वाइल्ड आर एनिमल, ऐसे लिखा होता, सम कैट की जगह लिखा होता वाइल्ड आर एनिमल, ऐसे लिखा होता कि भाई कुछ वाइल्ड जो है वो एनिमल में है। तो जो वाइल्ड का जो हिस्सा है, कुछ वाइल्ड जो है वो एनिमल में आ रहे हैं, तो ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये सही है, इसका मतलब ये वैलिड हो जाता। तो जब आपके प्रीमाइजेस और कंक्लूजन, जो प्रीमाइजेस है वो ट्रू है और कंक्लूजन उनकी बेसिस पे एकदम ट्रू निकल रहा है श्योरिटी के साथ, तो वैलिड है, अदरवाइज फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और समझते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, वो नियमितता और समय पालन करे, क्लास में टाइम से आए। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखे अपनी क्लास में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रभावी संप्रेषण कौशल होनी चाहिए उसके अंदर। तो गाइस देखो, इस तरह की क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। कई बार स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख करके लगा के आ जाएंगे कि साउंड नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस चीज से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और गाइस देखो, मैं इसलिए इस पीवाईक्यूज को इस क्लास में डाला है क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया या इफेक्टिव टीचिंग हो गई, इस टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस क्लास में डाला है, क्योंकि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन घुमा के जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो चाहे उसको कितनी भी नॉलेज हो सब्जेक्ट की, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा होना। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कितने ही महारथी क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट में, आप एज ए टीचर अच्छे नहीं माने जाओगे, बिकॉज आपके स्टूडेंट्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, वो तो इंग्लिश स्पीकिंग हो गई। टीचर वो है जो अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, बच्चों को सरल सरल शब्दों में समझा पाए कि क्या है इसका मतलब और इसका आंसर ये क्यों है। तो फिर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो, समझ पा रहे हैं हम लोग? सो कम्युनिकेशन ब्रिजेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इट सब्जेक्ट एक्सपर्टीज कैन नॉट बी डिलीवर्ड इफेक्टिवली। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज अच्छी है आपकी और कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो डिलीवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी का जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 7 टेबल एंड 12 चेयर्स इज 48,250। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 21 टेबल एंड 36 चेयर। देखो क्या बोला जा रहा है कि 7 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत 48,250 रुपए है। ठीक है भाई, 21 मेज और 36 कुर्सियों की कीमत क्या होगी? अब ऐसे में क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या क्या सोचेंगे कि चलो भाई इसको हम एक्स में लेट कर लेते हैं कि 7x 12y इज इक्वल टू 48
250 इस तरीके से करने का सोचेंगे एक क्वेश्चन बना के, बहुत गलत तरीका है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल और चेयर्स गिवन है, उनकी वैल्यू कितनी है, 48,250 है। 7 टेबल्स हैं और आपसे पूछा कितना है, 21 टेबल का पूछा है। 12 चेयर्स हैं और कितने का पूछा है, 36 चेयर का पूछा है। तो 7 या 21 होता है और 12 या 36 होता है, मतलब 3 के मल्टीप्लीकेशन में आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 7 टेबल प्लस 12 चेयर कितने की होती हैं, 48,250 की होती हैं, 48,250। और 21 टेबल 36 चेयर का बताना है ना, तो 21 टेबल प्लस 36 चेयर का बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 ले लेंगे कॉमन इस वाली इक्वेशन से। तो 7 या 21 होता है, यानी 7 टेबल प्लस 12 चेयर हो गई। ठीक है, इसी का तो आंसर बताना है आपको। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ये रही इसकी वैल्यू, 7 टेबल 12 चेयर 48,250। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 48,250 की मल्टीप्लाई कर दो आप 3 में, तो गाइस क्या निकल के आएगा, 144,750। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा विद इन टाइम लिमिट। और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं मैं भी आपको अपनी क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका मैथ और डीआई वीक है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं मैथ और डीआई ट्रिक्स के साथ पढ़ाता हूँ, प्लस मैं बेसिक्स से आपको समझाता हूँ। अगर आपकी मैथ और डीआई स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप बेसिक्स से समझेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें समझना और करना आसान होगा। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद मैं एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसीलिए, वैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। आप कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और आपको क्लास कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे इस सीरीज से। तो गाइस इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर मैंने क्लास 1 2 3 4 करके चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, टू द पॉइंट, एग्जाम टारगेटेड। तो आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा गाइस देखो, मैं जैसे कि मैंने बताया कि पिछली बैच के टॉपर से रहे हैं हमारे ये, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ वाला। 3 मंथ का कोर्स अगर आप इनरोल करते हो, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आज की क्लास में मैंने टू द पॉइंट पढ़ाया, इधर उधर की बातें नहीं करता मैं, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। नव 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आज और कल का ऑफर और बचा है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद रेगुलर फीस चलेगी जो कि चलती है। तो आप इनरोल कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने आपको अलग से दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो वहां पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।